हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ए2 पर। आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ नए आगाज़ के साथ आए हैं। ठीक, वही चैप्टर नंबर 1 चल ही रहा है। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 5 हो गया था, हमारा लेक्चर नंबर है 6। ठीक है, और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं निषेचन के बारे में, फर्टिलाइजेशन और दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा था वो परागण पढ़ा था, निषेचन से पहले की घटनाएं। अगर हम सबसे पहले लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन में समझाई थी कि जो लैंगिक जनन की घटनाएं होती हैं वो 3 होती हैं। ठीक, निषेचन पूर्व घटनाएं जो निषेचन से पहले होंगी, निषेचन जो आज हम पढ़ेंगे, फिर निषेचन के बाद आती हैं निषेचन पश्च घटनाएं जो निषेचन के बाद होती हैं। ठीक है, तो निषेचन से पहले कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है, तो नर युग्मक मादा युग्मक जो बनते हैं वो नर में और मादा में बनते हैं। तो नर और मादा को हमने पढ़ लिया था पुष्प के रूप में। ठीक है, नर पुष्प और मादा पुष्प के बारे में। ठीक, फिर उससे रिलेटेड जो उनके युग्मक होते हैं, जैसे नर युग्मक के रूप में परागकण होता है, मादा युग्मक के रूप में बीजांड होता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। ठीक है, परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है, ये पढ़ लिया था। ठीक है, ये सारी प्रोसेस हो गए थे। अगर इनमें भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में बताना, वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक क्वेश्चंस तुम्हें मैंने दिया था पिछली क्लास में, तुमसे कहा था कि जो सर आइजैक न्यूटन थे, न्यूटन ने ज़्यादातर फिजिक्स में थ्योरियाँ दी हैं, लेकिन उन्होंने बायोलॉजी से रिलेटेड एक बात कही है कि अगर दुनिया की सारी मधुमक्खियाँ मर जाएं तो उसके ठीक 4 साल बाद जितने भी इंसान हैं या मानव जाति है वो भी समाप्त हो जाएगी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने कमेंट भी की है। ठीक, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान लो क्या होता है कि आधे से ज़्यादा यानी 80% जो परागण की प्रक्रिया होती है वो कीटों के द्वारा होती है। हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में जाना भी था। तो कीटों में जो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मानो परागण 80% हो रहा है, बाकी 20% कोई 100% का कोई ज़्यादा भाग नहीं है। तो क्या होगा अगर जैसे मान लो मधुमक्खियाँ, ज़्यादातर परागण की प्रक्रिया मधुमक्खियाँ ही करती हैं, अगर मधुमक्खियाँ मर जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो परागण रुक जाएगा। और अगर परागण रुक गया तो नए पुष्प, नए पौधे नहीं बन पाएंगे, नए फल नहीं बन पाएंगे। यानी पौधे, पुष्प जो हैं वो सब सूख जाएंगे, बंजर हो जाएगी ज़मीन। और हमारा जो जीवन चलता है वो ऑक्सीजन, पौधों के ऑक्सीजन से चलता है। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो कुछ समय बाद धरती की सारी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, और वो साल 4 साल 3 साल एवरेज जो भी होगा वो होगा। इसलिए उन्होंने कहा था अगर कीट मर गए तो ठीक 4 साल बाद जो है इंसान मर जाएंगे। ठीक है, आपको इसका जवाब मिल गया होगा। ठीक, अब हम नई क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे निषेचन और दोहरा निषेचन, चैप्टर 1 ही चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो निषेचन के बारे में जैसे छोटा सा प्रोसेस तुम्हें मैं समझाता हूँ। ठीक, वही सारी चीज़ें हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। एक नर युग्मक होता है और मादा में मादा युग्मक होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, इनके मिलने से युग्मनज, जाइगोट बनता है। ठीक है, नर युग्मक मादा युग्मक के मिलने से जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने की प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। अगर हम पौधों में बात करें निषेचन की, तो परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच गए थे हमारी लास्ट क्लास में। ठीक है, अब वो परागकण वर्तिका से होते हुए बीजांड से मिलेंगे, अंडाशय में पहुंचेंगे। ठीक है, तो जब वो बीजांड से मिलेंगे, उन बीजांड से मिलकर वो युग्मनज बनाएंगे, और अगर युग्मनज बन गया तो निषेचन हो जाएगा। उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा सबसे पहले नंबर 3 हेडिंग चल रहा है ये। ठीक है, कुछ हेडिंग हमने पीछे पढ़ ली थी। तो नर एवं मादा युग्मकों के संलायन की क्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन। बिल्कुल आसान है। नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलायन से युग्मनज बनने की प्रक्रिया कहलाती है निषेचन, संलायन की प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। ठीक है, ये डायग्राम मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये डायग्राम समझेंगे हम, डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस डायग्राम, ये डायग्राम कट गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है टेक्निकल वगैरह।
ठीक है, इसी के अंदर होता है हमारा बीजांड, और इसी के अंदर होती है भ्रूणकोश। और हमने कल भ्रूणकोश के बारे में पढ़ा था, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी भ्रूणकोश के बारे में, कि इसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। इसमें कोशिकाओं की संख्या होती है 8, और इसमें जो केंद्रक होते हैं, कोशिकाओं की संख्या होती है 7 और केंद्रकों की संख्या होती है 8। ये सारी चीज़ हमने इसमें बना ली थी। ठीक, अब ऊपर वाला हिस्सा है वर्तिका, बहुत छोटा होता है, ये हमने बहुत ठीक से जमा कर बना लिया है। ठीक है, तो परागकण यहाँ तक आ गए थे, ये मान लो परागकण इसमें आ गए हैं। ठीक है, तो पराग कोश से मुक्त होकर परागकण आ गए। यहीं परागकण से जुड़ी हुई यहाँ पर एक नलिका होगी। ठीक है, ये नलिका, और ये परागकण इस नलिका के थ्रू, वर्तिका के थ्रू इस बीजांड से आकर मिलेंगे। अब बीजांड से भी मिलेंगे कहाँ पर जाकर, बीजांड से आकर मिलेंगे कहाँ, इसके बारे में देखो मैं तुम्हें यहाँ बना देता हूँ। ये हमारा था ठीक है, यहाँ बना था बीजांड, और अपरा के माध्यम से बीजांड अंडाशय से जुड़ा रहता है, भ्रूणकोश जुड़ा रहता है। ठीक है, भ्रूणकोश में ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हैं इसकी, और इसके अंदर ये केंद्रक हैं, 8 केंद्रक। ठीक, तो यहाँ तक ये आ गई है नलिका। ठीक, यहाँ से नलिका आती है, और आने के बाद वो परागकण जो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, अंड कोशिकाएं होती हैं, उनसे जाके परागकण मिल जाता है। ठीक है, वो सारी प्रक्रिया हो रही है इसमें। तो परागकोश से परागकण आए, और वर्तिका से होते हुए वो बीजांड से पास आए, बीजांड के पास आकर वो जो कोशिकाएं होती हैं, अंड कोशिका, अंड उपकरण वाली कोशिकाएं, उनसे जाकर मिल जाती है, और मिलते ही युग्मनज बनता है, और युग्मनज जैसी बनता है निषेचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो वही प्रक्रिया इन्होंने इसमें समझाई थी, ये डायग्राम रह गया है। ठीक है, वही ये सारा डायग्राम था। ये दिखाई दे रही है नली। ठीक है, इससे आगे ये नीचे इन अंडाकोश से अंडकोशिका से जाकर मिल जाते हैं। ये बीजांड है, ये पराग नलिका है, और ये पराग ये परागकण है, परागकण है। ठीक है, इधर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है। तो ये परागकण यहाँ पर आए, पराग नलिका से होते हुए यहाँ बीजांड तक पहुँचे, और अंड कोशिका से जाकर मिल गए। ये प्रक्रिया हमारी कहलाई निषेचन। ठीक है, इसके बाद निषेचन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे निषेचन की जो खोज की गई थी, वो हम यहाँ पर आवृत बीजी पौधों में हम सब चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं। तो आवृत बीजी पौधों में ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आवृत बीजी पौधों में है। तो आवृत बीजी पौधों में निषेचन की खोज किसने की है, स्ट्रासबर्गर ने की है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्ट्रासबर्गर ने 1884 में लीलियम के पौधे पर। तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बन गए कि आवृत बीजी पौधों में निषेचन की खोज किसने की, स्ट्रासबर्गर ने 1884 में लीलियम के पौधे पर। ये 3 क्वेश्चन ज़रूर याद करेंगे। इसके बाद आवृत बीजी पौधों में नाल युग्मकी यानी साइफनोगैमी प्रकार का निषेचन होता है। नाल युग्मकी मतलब होता है कि जो पराग नलिका है उसके थ्रू परागकण आकर हमारी अंडकोशिका से मिलते हैं, इसलिए इसे नाल युग्मकी कहते हैं, साइफोनोगैमी। ठीक है, प्रकार का निषेचन पाया जाता है जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक के पास पराग नली के द्वारा जाते हैं, पराग नली के द्वारा जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है नाल युग्मकी प्रकार का। ठीक है, निषेचन की क्रिया में कुछ काम होते हैं, यानी जब हमने इतनी सारी प्रोसेस पढ़ा था कि परागकण उस पर वर्तिकाग्र पर आ गए, निषे मतलब परागण हो गया, वो पराग नलिका के थ्रू नीचे आते हैं, फिर वो बीजांड से होते हुए नीचे अंडकोशिका से मिलते हैं। तो वो सारी प्रक्रिया 3 भागों में बटी हुई है।
है ना, 3 चीज़ों में पूरी होती है। तो जिसमें पहला जो नंबर है वो है हमारा, पहला होता है पराग कणों का अंकुरण एवं पराग कली नलिका का निर्माण। ठीक है, जैसे इस तरह से होता है हमारा परागकण, ये होता है परागकण, और इसमें यहाँ बनती है पराग नलिका, और इसमें यहाँ बनते हैं इसके केंद्रक या इसके युग्मक कह सकते हैं हम। ठीक है, इस तरह से। तो पराग कणों का अंकुरण होगा, यानी पराग कणों से पराग नलिका निकलेगी, तो वो कहलाएगा पराग कणों का अंकुरण, और उससे ही पराग नलिका का निर्माण हो जाएगा। तो जैसे ही पराग कण वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि हमने क्या कहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, पराग कणों का वर्तिकाग्र पे पहुंचना पढ़ लिया था, वो पहुंच गए थे, अब उसका आगे का प्रोसेस है। तो जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचते हैं, तो यह वर्तिकाग्र पर उपस्थित शर्करा आदि तरल पदार्थों को अवशोषित करके फूल जाते हैं। परागकण का काम करेंगे, वो जो वर्तिकाग्र है उस पर शर्करा या दूसरे पदार्थ उपस्थित होते हैं और वो उसे अवशोषित कर लेंगे और खुद फूल जाएंगे, फूल जाते हैं, जिससे अंतःचोल बाह्य चोल में स्थित किसी जनन छिद्र से, इसमें देखो ये हमारी क्या थी, ये बाह्य चोल थी, बाह्य चोल, और इसी में इस तरह से ये जनन छिद्र थे, जनन छिद्र थे, और ये अंतःचोल थी, इसके अंदर केंद्रक था। ठीक है, और रिक्तिका थी इस तरह से बनी हुई। तो बाह्य चोल जो अंतःचोल जो होती है वो बाह्य चोल में स्थित किसी जनन छिद्र से एक परागनलिका के रूप में बाहर आ जाता है, यानी ये जनन छिद्र है, इससे जो है ये परागनलिका के रूप में कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ परागनलिका बन जाएगी, बाहर आ जाता है। एक परागकण से एक ही परागनलिका निकलती है, एक परागकण होगा तो उससे एक ही परागनलिका निकलती है। जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाती है जो पराग नलिका में आ जाते हैं। जो जनन कोशिका थी, यानी जो जनन छिद्र थे, इन जनन कोशिकाओं से दो नर युग्मक बनेंगे और वो कहाँ आ जाएंगे, पराग नलिका में आ जाएंगे। ये आ गए पराग नलिका में। ठीक है, पराग नलिका में आ जाते हैं। ये प्रोसेस हुआ, परागकण का अंकुरण हो गया और इसमें पराग नलिका बन गई। फिर इसके बाद क्या होगा, पराग नलिका का मार्ग, यानी पराग नलिका का जो मार्ग है वो कैसा होगा। तो पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई, वर्तिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय से होते हुए बीजांड की तरफ गति करती है। ये पराग नलिका, यानी परागकण वहाँ पहुँच गए, वो वर्तिका से होते हुए पराग नलिका बीजांड से होते हुए मतलब भ्रूणपोष में पहुंचेगी, तो अंडाशय से होते हुए बीजांड में और उसकी तरफ पहुंच जाती, चली जाती, गति कर जाती है। ठीक है, जैसे ही उसकी तरफ गति करेगी, ठीक है, उसकी तरफ गति कर लेगी, उसका मार्ग वो हो गया। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। ठीक है, क्या क्या काम हुआ देखो, पराग कण जो है अंकुरित हुए, जिससे पराग नलिका बन गई और उसमें पराग नलिका में जनन छिद्र द्वारा दो नर युग्मक बने और वो पराग नलिका में चले गए। अब क्या हुआ, पराग नलिका जो है वर्तिका से होते हुए अंडाशय से होते हुए बीजांड तक पहुंची, और बीजांड से तक पहुंचने के बाद उसने क्या किया, भ्रूणकोश में प्रवेश कर लिया। तो भ्रूणकोश में प्रवेश कैसे होगा, तो बीजांड में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका भ्रूणकोश में सदैव बीजांड द्वार वाले छोर से प्रवेश कर जाती है, यानी जिस तरह बीजांड द्वार होता है, क्योंकि बीजांड द्वार से ही तो अपरा जुड़ा हुआ है, बीजांड द्वार से प्रवेश कर जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान पराग नलिका में कायिक केंद्रक और सहायक कोशिकाएं स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। कायिक केंद्रक थे उसमें और सहायक कोशिकाएं जो थीं वो अपने आप ही क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार आवृतबीजी पौधों में नर युग्मक भ्रूणकोश में पराग नलिका द्वारा पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं हम साइफनोगेमी। पढ़ा था, नाल युग्मकी साइफनोगेमी कहते हैं। एक बार और समझ लेंगे, अगर डायग्राम को देखो, मैं तुम्हें ठीक से बिल्कुल पूरी प्रक्रिया समझा देता हूँ क्या क्या होगा। तो देखो, थोड़ा बड़ा करके बना लेंगे।
ठीक, अब देखो इसमें जैसे ठीक है, ये नाम तुम्हारे अच्छे से याद हो गए होंगे, उम्मीद है मुझे। कई सारी बारी इन्हें बना लिया है हमने, और तुम लोगों ने भी घर बनाकर देख लिया होगा। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा है वर्तिकाग्र, ये वाला हिस्सा है वर्तिका। अगर यहाँ लिख लें हम इन्हें, ये हिस्सा है हमारा वर्तिकाग्र, याद हो गया होगा बहुत अच्छे से। ये वाला हिस्सा है वर्तिका। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और ये हिस्सा है अंडाशय, और ये फूल का मादा भाग है। इन बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से परागकण इस पर आ गए, ये आ गए, ये आ गए। ठीक है, ये परागकण आ गए, और इससे ही निकली हमारी पराग नलिका। ठीक है, तो क्या होता है देखो, स्टार्टिंग से अगर बात करें तो अगर पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि परागकोश से परागकण मुक्त होकर वर्तिकाग्र पर पहुंच गए थे। ठीक है, वो पढ़ लिया था, परागण पढ़ लिया था। अब यहाँ पर आने के बाद इस जो वर्तिकाग्र होती है, इसमें बहुत सारे कुछ मटेरियल पदार्थ होते हैं, जैसे शर्करा होती है। ये शर्करा में अपने आप को भिगो लेंगे, अवशोषित कर लेंगे शर्करा को, और जैसे ही अवशोषित करेंगे तो ये अंकुरित होना शुरू होंगे, और अंकुरित होने के बाद इनसे पराग नलिका निकल जाएगी। ठीक है, पराग नलिका निकली, और यहाँ इसी में जनन छिद्र होते हैं, बाह्य चोल अंत्यचोल होती है। तो उस जनन छिद्र से दो नर युग्मक निकलेंगे और वो पराग नलिका में आ जाएंगे। ठीक है, दो नर युग्मक निकलेंगे और वो पराग नलिका में आ जाएंगे। ये पराग नलिका वर्तिकाग्र से होते हुए, ये पराग नलिका वर्तिकाग्र से होते हुए यहाँ पर हमारा था बीजांड। अगर इसको देखें तो ये बीजांड था हमारा, इस तरह से होते हुए इस रास्ते यानी बीजांड द्वार में, बीजांड द्वार से यहाँ पर जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश की जो कोशिकाएं होती हैं, यानी इसकी सहायक कोशिकाएं और केंद्र कोशिकाएं तो नष्ट हो जाती हैं, और जो अंड कोशिका होती है उसमें ये प्रवेश कर जाता है। ये यहाँ से जो नरयुग्मक आए थे, पराग नलिका से नरयुग्मक वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड द्वार में, पहले देखें तो अंडाशय में है ना, अंडाशय से बीजांड द्वार में, और बीजांड द्वार से वो पराग कोश, भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाते हैं। और भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाएं और केंद्रक कोशिका, वो तो हो जाती हैं नष्ट अपने आप, और भ्रूण कोश में की जो अंड कोशिका होती हैं, उन अंड कोशिकाओं से जाकर वो मिल जाता है। ठीक है, इन तीन प्रक्रियाओं में निषेचन पूरा हो जाता है। ठीक है, निषेचन हो गया पूरा। फिर इसके जब जो इस प्रकार का निषेचन है, क्योंकि पराग नलिका के द्वारा हो रहा है, तो ये कहलाता है नाल युग्मकी। ठीक है, या इसे बोलते हैं हम साइफनोगेमी। ठीक है, साइफनोगेमी प्रकार का निषेचन होता है। ये बात समझ में आ गई होगी सभी के। ठीक, डायग्राम भी बात समझ में आ गई है। अब इसके बाद एक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है हमारा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। ठीक है, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। तो हम अपनी आसान भाषा में देखें तो जब निषेचन की प्रक्रिया दो बार हो, दोहरा निषेचन कहलाएगा। बहुत आसान है। तो इसी प्रक्रिया को देखो समझाए हुए हैं। जैसे तुम्हें मैं पहले ही बात बताता हूँ, देखो इसमें थोड़ा डायग्राम ये दिया हुआ है, थोड़ा मैं बना देता हूँ। ठीक, यहाँ तक हमने सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक हो गई थी। इसकी कोशिकाएं थी ये अंड कोशिकाएं थी, ये नीचे की कोशिकाएं थी। ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये हमारा एंटीपोडल, यहाँ से परागकण आया, पराग नलिका इससे निकली, और यहाँ से देखो ये दो नर युग्मक इसमें प्रवेश कर गए एक सेल में। ठीक है, जो सिग्निगिड्स थे, अब हमने पढ़ा था उसमें 3 सेल्स होती हैं। जो अंड उपकरण था उसमें कितनी सेल्स होती हैं? उसमें 3 सेल्स होती हैं। तो उन 3 सेल्स की ही प्रोसेस यहाँ पर है। तो इसमें जो 2 नरयुग्मक बने थे, उन 2 नरयुग्मक में एक नरयुग्मक, यानी एक नरयुग्मक तो जो नीचे कोशिकाएं होती हैं उनसे जाकर मिल जाता है।
ठीक है। और एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका जो होती है मुख्य वाली बड़ी वाली उससे जाकर मिलता है। तो एक बार उससे मिला तो निषेचन, सत्तीय निषेचन कहते हैं। और दोबारा जब वो दूसरी बार जाकर मिला तो त्रिसंलायन हुआ और द्विनिषेचन हुआ। ठीक है, इसी को हम पढ़ने वाले हैं। देखो इन्होंने सब डायग्राम में समझा दिए, ये स्टेमेन स्टिग्मा वगैरह तुमने ये सब पढ़ा था पहले। ठीक है, इसी में जैसे एंथर है, एंथर से परागकोश से परागकण निकले, परागकोश में ये दिखाया हुआ नहीं है, इसमें ही परागकण जाकर जो कोशिकाएं हैं उनसे जाकर मिलता है। फिर उन कोशिका में एक दूसरी कोशिका से एक दूसरी कोशिका से मिल जाता है और एंडोस्पर्म बना लेता है, भ्रूणपोष से नई कोशिकाएं बन जाती हैं। तो जैसे डायग्राम में है ये देखो, युग्मकों के स्वतंत्र होने पर एक नर युग्मक अंड से संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है। क्या बना लिया उसने? 2n बना लिया, युग्मनज बना लिया, निषेचन पूरा कर दिया। 2n बना लेता है जो भ्रूण का निर्माण करता है। यह प्रथम निषेचन है, इसे संलयन भी कह सकते हैं, इसे हम सत्तीय निषेचन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब आगे क्या होगा ये देखो, निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब आगे हुआ यह है, ठीक है, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयन होता है। पहला केंद्रक से हो गया, कहाँ गया भाई, अरे आजा, देखो हमने ये अंडरलाइन किया है, ये देखो एक नर युग्मक अंड से संयोजित हो जाता है। याद रखेंगे ये बात, एक नर युग्मक अंड से संयोजित हो जाता है। मैं लिख देता हूँ, देखो बहुत आसानी से समझ लेंगे इसे। एक नर युग्मक, दो नर युग्मक बन रहे थे जिनमें से एक नर युग्मक अंड से संयोजित हो जाता है और दूसरा, एक नर युग्मक अंड से संयोजित हो जाता है, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलायित होता है। दूसरा नर युग्मक क्या होगा? दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलायित या मिलना, दूसरे केंद्रक से मिलता है। हमने क्या देखा है इसमें? देखो जैसे अगर छोटी सी बात देखें तो ये हमारी भ्रूणकोश थी, ये इसके केंद्रक थे, ये ठीक है। तो एक नर युग्मक अंड से, ये अंड है, ये वाली जो कोशिका थी ये अंड थी, अंड कोशिका, अंड उपकरण। ठीक है, तो एक जो नर युग्मक था ठीक, एक नर युग्मक अंड से संयोजित हुआ, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से। तो इसी में द्वितीयक केंद्रक, जैसे मानो ये द्वितीयक केंद्रक होते हैं, यहाँ पर द्वितीयक केंद्रक से संयोजित होगा। तो यहाँ से आएंगे वो अंड से मिल जाएगा और दूसरा वाला जो है द्वितीयक केंद्रक से मिल जाएगा, द्वितीयक केंद्रक से संयोजित होगा। तो ये द्वितीयक केंद्रक से संयोजित हुआ, यानी 2 बार इसमें संयोजन हुआ है, 2 बार संलयन हुआ है। ठीक है, तो एक संलयन हुआ तो वो कहलाया द्विसंलयन, ये तीसरी बार हुआ त्रिसंलयन। ठीक, 2 बार चीज़ें मिली हैं तो द्विनिषेचन कहलाएगा। बस यही प्रोसेस, और कुछ नहीं। तो होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, जिसे कहते हैं हम क्या? 3n बनाता है, जिसमें भ्रूणपोष बनता है। यह द्वितीय निषेचन है। इस द्वितीय निषेचन में 3 आगुणित केंद्रकों का संलयन होता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? हम त्रिसंलयन कहते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं द्विनिषेचन। बात समझ में आ गई होगी। 2 नर युग्मक बन रहे थे परागनलिका में, जिसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से और दूसरा द्वितीयक केंद्रक से मिलता है और द्वितीयक निषेचन या द्वितीय निषेचन या दोहरा निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करता है। त्रिसंलयन होता है 3n। ठीक है, युग्मक संलयन की खोज या निषेचन की खोज जो की थी वो किसने? स्ट्रासबर्गर ने। हमने पीछे पढ़ लिया है। ठीक है, 1884 में लीलियम के पौधे पर, अगर पौधे में इसमें देखें तो किस पौधे पर की थी उन्होंने? लीलियम के पौधे पर उन्होंने निषेचन की खोज कर ली थी। ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब इन्होंने कहा द्वितीय निषेचन या दोहरे निषेचन की खोज की थी S.G. नवास्चिन ने।
SG नवासिन ने 1898 में लीलियम और फ्रीटिलेरिया के पौधे पर। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। निषेचन की खोज हमारी किसने की है? निषेचन की खोज की है स्ट्रासबर्गर ने लीलियम के पौधे पर 1884 में। द्विनिषेचन की खोज की है SG नवासिन ने 1898 में लीलियम और फ्रीटिलेरिया के पौधे पर। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। द्वितीय निषेचन की परिभाषा याद रखने के लिए मेन चीज़ ये, एक नरयुग्मक अंड से मिलेगा और दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलेगा। ये चीज़ याद रखोगे, आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही याद होगी वैसे ही तुम्हारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं अपने द्वितीय निषेचन के महत्व पर, यानी द्वितीय निषेचन क्यों ज़रूरी है। तो इसके द्वारा नरजनक के लक्षण भ्रूणपोष में जाते हैं। जो भोजन भोजन संग्रह में उपयोगी होता है। ठीक है, द्वितीय निषेचन जो है, जनक जो लक्षण होते हैं वो भ्रूणपोष में जाते हैं और भोजन के लिए ज़रूरी होता है। यह भ्रूणपोष के निर्माण को सुनिश्चित करता है। भ्रूणपोष का निर्माण होगा या नहीं होगा यह भी द्वितीयक निषेचन निर्णय लेता है। इसका निर्माण भ्रूण निर्माण प्रारंभ होने के बाद शुरू होता है। जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तब द्वितीय निषेचन का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, ये निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो गई। यानी अगर हम देखें लैंगिक जनन की घटनाएं अगर देखें तो हमने 2 घटनाएं आज पूरी कर ली हैं। निषेचन पूर्व घटनाएं हमने पढ़ ली थी, काफ़ी सारी घटनाएं थी उसमें। ठीक है, नरयुग्मक मादा युग्मक बने थे, कौन कौन से बने थे, निषेचन आज पूरा कर लिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें निषेचन की पश्च घटनाएं, निषेचन के बाद जो घटनाएं होती हैं वो पढ़ेंगे हम। जैसे उसकी थोड़ी सी झलक हमने कल भी देखी थी, जैसे बीजांड से बीज बन रहा था, कब? निषेचन के बाद। ठीक है, अंडाशय से फल बन रहा था, कब? निषेचन के बाद। तो ये घटनाएं हम कल पढ़ेंगे, इनकी डिटेल कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी आते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज में हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, द्विनिषेचन क्रिया होती है। तो हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा, द्विनिषेचन की क्रिया आवृत बीजी पौधों में होती है। तो आवृत बीजी पौधों में ऑप्शन नंबर बी। शैवालों में अगर देखें तो शैवालों में नहीं होती है। शैवाल एक तरह की, जैसा अगर अपनी भाषा में कहें तो काई है। ठीक है, काई को शैवाल कहते हैं। अनावृत बीजी पौधों में भी नहीं होती है, कवक में भी नहीं होती, कवक फफूंद को कहते हैं। ठीक है, तो अनावृत बीजी आवृत बीजी मैं पहले तो मैं समझा चुका हूँ। तो आवृत बीजी पौधों में, फूल वाले पौधों में द्विनिषेचन होता है। द्विनिषेचन का तात्पर्य है, ठीक है, हमें बताना द्विनिषेचन क्यों ज़रूरी है, क्या है। तो 2 नरयुग्मकों का अंड कोशिका से संलयन, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने अभी लिखा भी है पीछे, क्या पढ़ा था हमने कि एक नरयुग्मक अंड कोशिका से और दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयित होता है। ये 2 प्रोसेस होते हैं। 2 ऑप्शन देख लो, एक नरयुग्मक का अंड कोशिका से, बिल्कुल ठीक, तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से, बिल्कुल ठीक। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक नरयुग्मक अंड कोशिका से और दूसरा द्वितीयक केंद्रक से संयोजित होता है। नेक्स्ट ऐसा अगर देखें तो ये सब गलत हैं, सिनिजिड कोशिका वगैरह कुछ नहीं होती इसमें। आगे है, द्वितीयक निषेचन की खोज किसने की है? निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने। द्वितीयक निषेचन की खोज SG नवासिन ने, ऑप्शन सी। कब की है? 1898 में। किस में की है? लीलियम तथा फ्रीटिलेरिया के पौधे में। फ्रीटिलेरिया के पौधे में। ठीक है, और अगर निषेचन की मैं पूछूं तो निषेचन की खोज की है हमारी स्ट्रासबर्गर ने। बर्गर से याद रखना, स्ट्रासबर्गर ने 1884 में लीलियम के पौधे पर। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं हमारे। त्रिसंलयन किसे कहते हैं? तो द्विनिषेचन को ही त्रिसंलयन कहते हैं क्योंकि उसमें 3 बार संलयन होता है। तो द्विनिषेचन की ही परिभाषा इसमें लिखनी है। यहाँ पर भी द्विनिषेचन किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट भी हैं, कुछ नीट में भी पूछे हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम कर लिए हैं हमने। ठीक है, आज की क्लास ख़त्म हो गई। ठीक, कोई भी डाउट हो, कुछ भी परेशानी हो, ठीक, कमेंट में ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं। ठीक है, आपकी क्लास अब रेगुलर चलती रहेगी।
जल्दी ये चैप्टर भी तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, एंड ही चल रहा है, ठीक है। एक दो लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, और फिर इसके बाद हम इसी की एनसीईआरटी की और कुछ नए क्वेश्चंस, ऑप्शन, ठीक है, वो सब लेकर आएंगे। इसकी एक्सरसाइज करेंगे खूब अच्छे से। फ़िलहाल तुम जैसे मैं कहता हूँ, पढ़ो पढ़ो, बस पढ़ते रहो, ठीक है।